आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे। तो इससे पिछले वाला टॉपिक हमने कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म को जिक्र किया था। आज हम इसके जो कांस्टेंट जो वैल्यू हमारे के से जो हमने रिप्रेजेंट की थी कूलम्ब्स लॉ के अंदर, उसको हम अनदर मीडियम के हिसाब से अगर हमने इसको रखना होगा तो किस प्रकार से हम उसकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, और इसके द्वारा हमारे पास जो कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट वैल्यू जो आती है वो किस प्रकार से हमारी आ सकती है। तो इसके अंदर हम कंपैरिजन करेंगे। एक तो वो वैल्यू जो कांस्टेंट जो वैक्यूम में होगी, और एक कोई ऐसी वैल्यू जो हमारी मीडियम में होगी। जैसे कि मैं पहले फोर्स लेता हूँ, फोर्स इन मीडियम के हिसाब से मैं इसका जो है पहले फोर्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हूँ। इसको मैं Fm से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ फोर्स मीडियम के हिसाब से। तो इसकी वैल्यू हमारी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं। जो हमारे पास ये एप्सिलॉन ओनली एप्सिलॉन लिया है, ये जो हमने यहाँ पर जो एप्सिलॉन लिया है वो एप्सिलॉन क्या है उसको ले लेते हैं। वेयर एप्सिलॉन इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब किसी मीडियम के हिसाब से हमने जो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यानी कांस्टेंट वैल्यू ली है ये हमने, और इसी हिसाब से अगर फोर्स इन वैक्यूम की अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या लेंगे, F नोट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। F नोट का मतलब हम वैक्यूम से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पर हमने लिया है वो किसी वैक्यूम के हिसाब से हम इसको रिप्रेजेंट किया, जैसे कूलम्ब्स लॉ हमने किया था। डिवाइडिंग द इक्वेशन सेकंड इन वन। तो F नोट बाई Fm हो जाएगा। तो F नोट की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन Fm कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन आएगा ओनली Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जब हम इसको रिप्रेजेंटिंग करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे आएगा ये ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन, ये Q1 Q2 ऊपर रहेगा, ये Q1 Q2 नीचे रहेगा, ये R2 ऊपर चला जाएगा, और ये आपका आर स्क्वायर जो है नीचे आ जाएगा। इसके अंदर से सारी चीज़ें आपकी कैंसिल होती हैं, हमारे पास बचता ओनली एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब हमारे पास वैल्यू आती है F नॉट बाई Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम एप्सिलॉन R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं के कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट के से। जो अपना एप्सिलॉन R जो है उसको हम क्या लिखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं वेयर एप्सिलॉन R और K इज called dielectric कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम भी क्या है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। एप्सिलॉन R का मतलब क्या है डाइलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर हम एक दो पॉइंटों को और समझेंगे, जैसे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट of medium is the
रेशो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल permittivity of medium to the electrical permittivity of free space मतलब क्या है कि हमने किस किस का रेशो किया है, वैक्यूम बाई मीडियम। हमने क्या किया है, ये वैक्यूम बाई मीडियम का रेशो हमने निकाला है परमिटिविटीज़ के अंदर, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। अगर हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें तो भी हम इसका अनदर कोई फॉर्मूला अगर निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आया था कि F0 बाई FM इज इक्वल टू K के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे FM की जो वैल्यू होगी वो हम निकाल सकते हैं F0 बाई K। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हमने मेंशन करना होता है बाई डेफिनेशन के हिसाब से, तो इसको भी हम लिख सकते हैं दस फोर्स बिटवीन टू गिवन charges in a medium K is only 1 by K times of the force between them in air by vacuum। यहाँ पर आपको क्या समझाता है कि अगर हमने किसी भी यानी कि फोर्स बिटवीन टू गिवन चार्जेस इन मीडियम इन ओनली 1 by K टाइम्स, अगर हम मीडियम के हिसाब से अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फोर्स जो है, मीडियम का जो फोर्स है वो हमेशा किसका रहेगा, 1/K टाइम्स के हिसाब से जो वो फोर्स जो है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट वैल्यू रहेगा किसके, FM मतलब मीडियम फोर्स के। यानी कि हमने यहाँ पर एयर बाय वैक्यूम भी करना होगा। वैसे आपको पता है कि यहाँ पर हमने क्या किया था, वैक्यूम बाय एयर किया था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, मीडियम की वैल्यू हमने निकाली है, तो इसलिए हम इसको वैल्यू को पलट देंगे। तो रेशो में आएगा हमारा कांस्टेंट वैल्यू जो इन्वर्सली में चलता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस प्रकार से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर क्या होता है कि हमने नंबर ऑफ़ चार्जेस लेने होते हैं, वो नंबर ऑफ़ चार्जेस को हमने सेट करना होता है कि कौन चार्ज किसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करता है और टोटल चार्ज उनका कितना होगा, वो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर निकालना होता है। इससे पीछे वाले टॉपिक जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हमने बस इतना निकाला कि अगर हम किन्हीं भी दो चार्जेज को अगर लेते हैं तो वो चार्जेज हमारे जो है अलग अलग मीडियम में किस प्रकार के रेशो के हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं, बस हमने इसको मेंशन करके दिखाया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर। और यहाँ पर हमने ये निकाल कर दिखाना है कि कोई भी नंबर ऑफ़ चार्जेज जो है वो किस प्रकार से किसी टोटल चार्ज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं या फोर्स जो है वो अप्लाइड कर सकते हैं किसी अनदर चार्ज के ऊपर। तो इसी हिसाब से हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम समझना होगा। डायग्राम के हिसाब से मान लीजिए मैंने Q1 चार्ज ले लिया सेंटर में और इसके ऊपर अप्लाइड कर रखे हैं नंबर ऑफ़ चार्जेस जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए ये Q2 चार्ज है, ये Q3 है और ये मान लीजिए Qn चार्ज ले लिए। तो Q2 का जो फोर्स है वो मान लीजिए मैंने F2 माना,
Q3 का जो चार्ज है वो मैंने मान लिया F3 मान लिया, और Qn का जो चार्ज है वो मैंने क्या अप्लाइड किया, Fn आपको रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर का निशान हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसी प्रकार इनका जो डिस्टेंस जो होगा, मान लीजिए Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाइड करेगा, या फिर हम इसके ये से निकाल सकते हैं Q1 जो हो Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाइड करेगा। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर डिस्टेंस जो मेज़र करते हैं वो डिस्टेंस मेज़र करते हैं कि R12 वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। R12 का मतलब क्या है कि Q1 जो है वो फोर्स अप्लाइड करेगा 2 के ऊपर। इसी प्रकार इसका डिस्टेंस जो होगा वो आपका होगा Q13 होगा, और इसी प्रकार इसका होगा R1n इसका होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर इनका जो यूनिट वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसका यूनिट वेक्टर जो होगा R21 कैप, R31 कैप और Rn1 कैप। इस प्रकार से हम इसका यूनिट वेक्टर 20 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मतलब आप सभी को पता है कि डिफरेंट लिया है, तो डिफरेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम अट्रैक्टिव फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जो डेफिनेशन है, आइए इसके हिसाब से हम इसको समझते हैं। द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर of other charges at rest is the vector sum of all the forces on that charges due to other charges taken one at a time. The force due to individual charge are unaffected by the presence or absence of other charge। मतलब क्या है, द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्ज एट रेस्ट इज ए वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ऑन द चार्जेस ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन एन वन एट ए टाइम। मतलब किसी एक चार्ज के ऊपर अगर अदर कोई और चार्जेस अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करते हैं, मान लीजिए Q2 Q1 Q3 Q1 पे और Q1 के ऊपर अगर फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो इन सभी का जो वेक्टर सम, यानी कि इन सभी का ने जो फोर्स अप्लाइड किया उन सभी का जो सम होगा वो ही इन सारे का टोटल फोर्स के बराबर होगा। इतना ही फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड होता है। यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की गई है। मतलब यानी कि हमने Q1 यहाँ पर सेंटर में रिप्रेजेंट किया है, तो F1 यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। F1 जो है वो किस प्रकार से होगा, F12 प्लस F13 प्लस F1n। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। मतलब वेक्टर सम कहा था, ये हमारा फोर्सेज हैं और इनका हमने सम कर दिया है, और अदर सभी के ऊपर जितना जितना हमने फोर्स अप्लाइड किया उस हिसाब से हम इसको यहाँ पर सम कर दिया, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ
क्या है, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि F इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर और आर कैप। यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया था इन वेक्टर फॉर्म के हिसाब से, हमने यूनिट वेक्टर लिया था। तो इस हिसाब से अगर हमने यहाँ पर 1 और 2 लिया है तो हमारे पास F12 फोर्स क्या होगा वो आप देखिए एक बार। F12 जो फोर्स होगा वो बराबर होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर और 21 का कैप। ये 12 यहाँ पर क्यों लिया है, इसका मतलब हमने पीछे नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर 12 लेने का मकसद क्या है कि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ चार्जेस लिए हैं। तो नंबर ऑफ़ चार्जेस अगर लिए हैं तो इनका जो डिस्टेंस जो होगा अलग अलग चार्जेस का, वो अलग अलग डिस्टेंस हमने मेजर करना होगा। वहाँ पर हमने ओनली ही 2 चार्जेस लिए थे, वहाँ पर हमने ओनली 2 ही चार्जेस लिए थे, इसलिए हमने वहाँ पर आर स्क्वायर लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर चार्जेस जो हो डिफरेंट होने के कारण हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस जो वो डिफरेंट लेना होगा। यानी कि Q1 Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R12 टेक दिया, और Q1 Q3 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम R13 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो मतलब हमने यहाँ पर 12 लिया है। और इसी प्रकार अगर हम 13 का अगर लिखेंगे फोर्स को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 लिखना होगा, क्योंकि Q1 अब Q3 के ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तो 13 का डिस्टेंस हमारे पास होगा और 31 कैप। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 13 का स्क्वायर और वेक्टर का फॉर्म होगा। इसी प्रकार 1n अगर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn और R1n का स्क्वायर और N1 का कैप। अब इसी वही बात है कि हमने नंबर ऑफ़ चार्जेस का फोर्सेस जो वो निकाल लिया है। तो अब हम इक्वेशन 2, 3 और 4 से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टेकिंग ए इक्वेशन 2, 3, 4 इन 1, 2, 3 और 4 इक्वेशन को हम जो है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर टेक लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, इसको रख लेते हैं इनकी जगह पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर और R21 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 का स्क्वायर और R31 और अप टू नंबर ऑफ़ चार्जेस को टेकेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बटे R1n का स्क्वायर और N1 का कैप। इस प्रकार से इसके अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम बाहर की तरफ निकलेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 जो है वो बाहर निकलता है, तो अंदर जो बचता है वो लिख लेते हैं Q2 बटे R112 का स्क्वायर R21 का कैप प्लस Q3/R13 का स्क्वायर R31 का कैप अप टू Qn/R1n का स्क्वायर और N1 का कैप। ये हमारे पास बचता है, ये हमारा टोटल सम हो गया है। तो वैसे तो हमारा टॉपिक यहीं पर हमारा स्टॉप हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर इसकी पोजीशन वगैरह भी एक ही इक्वेशन के दौरान निकाल लेते हैं। वैसे तो पोजीशन का हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से कुछ x, y, z, और मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक Q1 चार्ज जो वो लिया है और इनकी पोजीशन वगैरह हम सेट कर लेते हैं इस प्रकार से। ये मान लीजिए Q2 है, Q3, Qn, Fn, F2, F3, इस प्रकार से फोर्स हो जाएगा। और अगर हम वैसे निकालना चाहें तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 का 2 के ऊपर लगेगा तो 1 2 1 3 और 1 n को इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और जिनका जो डिस्टेंस होगा वो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे R12 1 से 2, ये तो आएगा R2 R3 Rn R1, और यहाँ से जो डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो होगा R12, ये होगा R13
और ये होगा हमारा var1n। वेक्टर का निशान ज़रूर लगाना है हमने, डायरेक्शन मेजर किया है हमने, इस प्रकार से पोजीशन वगैरह हमने रिप्रेजेंट कर दी है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो डायरेक्टली रूप से इस प्रकार से लिखते हैं 1/f1 का जो होगा, यहीं से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं लास्ट इक्वेशन से 1/4πε0 Q1। जो हमारे पास Q2 है, यहाँ पर जो 1 2 है, तो इसको हम लिखेंगे R1 माइनस में R2 इसकी थराइस और R1 माइनस R2 की वेक्टर। इसी प्रकार प्लस Q3 अंदर R1 माइनस R3 की थराइस R1 माइनस में R3, और इसी प्रकार Qn R1 माइनस में Rn इसकी थराइस और R1 माइनस में Rn। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो लास्ट इक्वेशन जो हमने रिप्रेजेंट की है, ये यदि आपको नहीं समझ में आती है तो एक बार आपको इसको पोजीशन जो वेक्टर का जो हमने पोजीशन वेक्टर जो हमने निकाला था पीछे टॉपिक की लास्ट इक्वेशन को R1 F12 और F21 की हिसाब से, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हमने लास्ट इक्वेशन को डायरेक्टली उठा लिया है। क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 2 का निकाला था पहले हमने, फिर 1 3 का निकाला है, इसलिए हमने इस प्रकार से 1 2 के लिए R1 माइनस R2 हुआ है, और 3 के लिए R1 माइनस R3 हुआ है, और n के लिए R1 माइनस Rn हुआ है। यदि आपको ये नहीं समझ में आता है तो एक बार इसको वेक्टर फॉर्म को एक अच्छी प्रकार से समझना है, फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। जितना भी आज आपको काम करवाया गया है उसको फेयर कॉपी में उतारना है, लिखना है। धन्यवाद।